Morning to all of you. Today I am going to discuss about the Advocate General of State. Yesterday I discussed about the Attorney General of India, and now today I am going to discuss about the Advocate General of State. Getting अब इसके अपॉइंटमेंट और टर्म की क्या कंडीशन है? आर्टिकल 165 सेज दैट कि हमारे पास ऑफिस होना चाहिए एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, कि हमारे पास एडवोकेट जनरल होना चाहिए, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होना चाहिए, इसका ऑफिस होना चाहिए। और आर्टिकल 165 बोलता है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होना चाहिए। गेटिंग? और इससे और यही जो है ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है स्टेट का। इससे पहले हमने जब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ा था तो वो किस आर्टिकल में था? वो था आर्टिकल 76 की ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होना चाहिए। और वो क्या था? वो क्या थे? वो थे हमारे पास हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। गेटिंग? तो वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर थे कंट्री के, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर क्या है? स्टेट के। याद रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है हमारे कंट्री के, और एडवोकेट जनरल है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है हमारे स्टेट के। और वो जो अटॉर्नी जनरल किस चैप्टर में आता था? चैप्टर फर्स्ट। और किसका पार्ट था? आज एग्जीक्यूटिव का पार्ट था। और कौन से पार्ट में था? पार्ट 5। और किस में आता था? यूनियन में। और ये किसका? ये चैप्टर हमारे पास फर्स्ट है, एग्जीक्यूटिव है, पार्ट 6 में आता है, और किस में है? स्टेट में। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गेटिंग? नाउ इफ़ यू डिस्कस अबाउट द क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए? मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, और हेड जुडिशियल ऑफिस, मतलब कि ऐसे बंदा जिसने जुडिशियल ऑफिस 10 साल तक जुडिशियल ऑफिस में रह चुका हो, मींस जुडिशियल काम किया हो, या हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, या और ऐसे बंदे क्वालिफाई होना चाहिए हाई कोर्ट के जज के लिए। ठीक है? अगर ये वाली क्वालिफिकेशन होगी तो वो बंदा क्वालिफाइड होगा हाई कोर्ट जज के लिए। ठीक है? हाई कोर्ट ऑफ जज के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? वो ऐसे पर्सन जो सिटीजन होना चाहिए, ऐसे बंदा जिसने जुडिशियल ऑफिस में काम किया हो, या उसका नॉलेज हो, या ऐसे बंदा हो जो हाई कोर्ट का एडवोकेट हो। कितने साल तक? 10 साल का। गेटिंग? और वही बंदा क्वालिफाई है हाई कोर्ट का जज बनने के लिए। ठीक है? और हाई कोर्ट का जज बनने के लिए सिटीजन होना चाहिए। हेड जुडिशियल ऑफिस, मतलब ऐसे बंदा जिसने जुडिशियल ऑफिस को हेड किया हो 10 साल के लिए, या हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 ईयर्स के लिए, तो वही बंदा हाई कोर्ट का जज के लिए क्वालिफाई हो सकता है। गेटिंग? तो मीन्स कि हाई कोर्ट का जज बनने के लिए यही चीज़ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये बंदा हाई कोर्ट का जज बन सकता है तो इसी बंदे को एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर। और यही बंदा अगर ये हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, और इसी को हमारे जो गवर्नर है वो क्या करते हैं? एडवोकेट जनरल बना देते हैं स्टेट का। और उसी इन द सेम वे, सिमिलर वे, अगर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते थे तो वो भी सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और वो 10 साल के लिए एडवोकेट होना, मतलब कि एडवोकेट रहा होगा किसी हाई कोर्ट में, या ऐसे बंदा जो इमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए किसके ओपिनियन में? प्रेसिडेंट के। और ऐसे बंदा जो 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज रह चुका हो। ठीक है? तो वो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। गेटिंग? वही सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता। अब यही जो बंदा सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए क्वालिफाइड हो, तो हमारे पास जो प्रेसिडेंट है वो ऑफ इंडिया है, वो उनको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है? कि जो प्रेसिडेंट है वो उनको क्या करते हैं? अपॉइंट करता है एज ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। देखो सिमिलर है, कोई ज़्यादा मतलब कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। आई होप कि ताकि मैं दोनों को रिलेट करके आप लोगों को ये चीज़ें, ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। गेटिंग? नेक्स्ट, टर्म। अब इसकी जो टर्म है, टर्म फिक्स नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके कोई टर्म फिक्स नहीं लिखी है। जैसे हमारे पास अटॉर्नी जनरल, उस केस में भी टर्म फिक्स नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन। रिमूवल, मैनर और ग्राउंड जो है ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। अटॉर्नी जनरल के केस में भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया था। इनको कौन रिमूव करता है? अगर नहीं दिया तो इनको रिमूव करता है, रिमूव बाय द गवर्नर एट एनी टाइम। जो स्टेट का गवर्नर होता है वो कभी भी इनको रिमूव कर सकता है। और अटॉर्नी जनरल में कौन रिमूव करता था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव दिस पर्सन एट एनी टाइम।
गेटिंग। रेजिग्नेशन, जो रेजिग्नेशन लेटर किसको देंगे जब रिज़ाइन देना होगा तो गवर्नर को दे देंगे। कन्वेंशनली रिज़ाइन और रिम्यूड व्हेन गवर्नमेंट, अगर जो भी गवर्नमेंट सरकारी वो हो जाती है, सरकारी का टेन्योर ख़त्म हो जाता है या सरकारी डिज़ोल्व हो जाती है तो ये भी ऑटोमेटिकली ये भी हट जाते हैं, ठीक है, ये भी ऑटोमेटिकली रिज़ाइन दे देते हैं, ठीक है, मतलब कि ये भी इनको भी अपना जो पद है वो छोड़ना पड़ता है। गेटिंग। अब जब तक दूसरी सरकार आती है तो वो दूसरे सरकार के अकॉर्डिंग काम होगा कि भाई वो या तो इसी पर्सन को रखेंगे या तो दूसरे पर्सन को अपॉइंट करेंगे एज ए एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। सिमिलरली अगर हम अटॉर्नी जनरल के केस में क्या था कि जब तक सरकार थी तब तक अटॉर्नी जनरल थे, और जिस टाइम सरकार गिरी तो वो भी उसका भी काम ख़त्म हो जाता है, ठीक है, मीन्स उसका भी टेन्योर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और वो सरकार की मर्जी या तो उसी को अपॉइंट करेंगे या तो दूसरे बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं। गेटिंग। जो रेम्यूनरेशन है वो फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई रेम्यूनरेशन नहीं लिखा है, जो भी सैलरीज वगैरह है, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस वगैरह है, ठीक है, और इनको भी कौन डिटरमाइन करता है, गवर्नर डिटरमाइन करता है। तो दिस होल ऑफ थिंग इज डिटरमाइन बाय द गवर्नर। और अटॉर्नी जनरल के केस में कौन डिटरमाइन करते थे रेम्यूनरेशन, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप एवरीबॉडी क्लियर्स। गेटिंग। नेक्स्ट मूव टू द ड्यूटीज़ एंड राइट्स। अब इसकी क्या क्या ड्यूटीज़ और राइट्स हैं। ये हमारे पास एज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट, ये हमारे पास चीफ लॉ ऑफिसर है ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट। और जो अटॉर्नी जनरल थे वो हमारे पास मतलब कि चीफ लीगल ऑफिसर जो थे वो किसके थे, इंडिया के। एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट अपॉन सच लीगल मैटर विच आर कन्फर्ड टू हिम बाय द गवर्नर। ये क्या करते हैं, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को एज ए लीगल मतलब एडवाइज़र का काम करते हैं, मतलब कि सलाह दे सकते हैं जो भी गवर्नर ने उनको कोई भी चीज़ें केस रेफर किया होगा। गेटिंग। मतलब कि कोई भी चीज़ें मतलब कि किसी भी लीगल मैटर में कोई भी चीज़ें मतलब कि चीज़ें रेफर की होगी किसको, अटॉर्नी एडवोकेट जनरल को। गेटिंग। उसके ऊपर वो क्या करेंगे, काम करेंगे। गेटिंग। टू परफॉर्म सच एज ए ड्यूटी ऑफ ए लीगल करेक्टर दैट आर असाइन टू हिम बाय द गवर्नर। अगर कोई भी लीगल करेक्टर के लिए जो भी काम उसको असाइन किया तो उसके ऊपर अपना ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे। टू डिस्चार्ज फंक्शन कन्फर्म ऑन हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या जो भी संविधान या किसी लॉ के अकॉर्डिंग जो दिया गया है तो उस फंक्शन को भी डिस्चार्ज करेंगे, ठीक है। राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड। अब इनका काम है कि ये बोल सकते हैं, इनको पूरा हक है कि ताकि वो मतलब प्रोसीडिंग में दोनों, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इनके ऊपर राइट है, इनके पास राइट है। और जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है एंड इट एनी कमिटीज़ विच ही मे बी नेम्ड ए मेंबर बट विदाउट ए राइट टू वोट। मतलब कोई भी कमेटी के मेंबर है, ठीक है, इसको इनके पास राइट है कहीं पर भी ये चीज़ें अपने दोनों स्टेट लेजिस्लेचर में दोनों हाउसेज में क्या कर सकते हैं, वो राइट टू स्पीक, उनको बोलने का हक है, प्रोसीडिंग में भाग लेने का हक है। गेटिंग। लेकिन उनको एक ही काम है कि वो वोट नहीं डाल सकते हैं, बट विदाउट ए राइट टू वोट। ये किस में दिया गया है, आर्टिकल 177 में। आर्टिकल 177 में ये बताया गया कि उनको राइट टू स्पीक बोल सकते हैं दोनों हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर में। और एंड एनी कमेटीज़ ऑफ विच ही मे बी नेम्ड ए मेंबर, मतलब किसी कमेटी के वो एक मेंबर हो सकते हैं, बट लेकिन उनको क्या नहीं है, मतलब कि वोट डालने का हक नहीं है, किसमें बोला है 177 आर्टिकल में। अब इनके पास क्या है, हर एक प्रिविलेजेस मिलेगा, ऑल द प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज़ दैट आर अवेलेबल टू ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 194 के अकॉर्डिंग क्या था, इनको हर एक प्रिविलेजेस मिलते हैं जो भी स्टेट लेजिस्लेचर को मेंबर को मिलते हैं। तो ये हर एक प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ एंजॉय करते हैं जैसे एक स्टेट लेजिस्लेचर जो मेंबर होते हैं उनको मिलता है, ठीक है। जैसे हमारे पास पार्लियामेंट के जो मेंबर थे अटॉर्नी जनरल में, उसी तरह से मतलब कि 105 आर्टिकल 105 में क्या था कि जितने भी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ जो हमारे पास पार्लियामेंट के मेंबर को मिलते थे, वही सारी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ किसको मिलते थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। गेटिंग। और वहाँ पे ये वाला दोनों हाउसेज में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कर सकते थे। गेटिंग। कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आर्टिकल 194 में दिया था, वो था 105 में, ठीक है। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द अटॉर्नी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गेटिंग। दिस आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स। मैंने इतना बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, इसमें कोई फालतू चीज़ें नहीं लिखी है। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, दिस इज इम्पॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो अपॉइंटमेंट बता दिया, आर्टिकल किस में आता, 165 में। क्वालिफिकेशन मैंने इसमें बता दी। गेटिंग।
उसके बाद टर्म और रिमूवल बता दिया, रेजिग्नेशन क्या है, रिमूनरेशन क्या है, ये सारा मैंने डिस्कस कर दिया हो, ठीक है। ड्यूटीज़ एंड राइट्स, इसके क्या क्या ड्यूटीज़ है और क्या क्या राइट्स है, ये सारा डिस्कस कर दिया हुआ है। और इनको मतलब कि सिर्फ वो डालने का हक नहीं है, ठीक है। और दोनों हाउसेस में वो राइट टू स्पीक कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीड में, और किसी भी कम्युनिटी के मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। और किस आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 177 में। और ये ऐसे बंदा है जो हर एक प्रिविलेजेस या इम्यूनिटीज़ जैसे एक स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को मिलता है, उसी तरह से ये इन चीज़ों को, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। कौन कर सकता है? हमारे पास एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आई होप एवरीबॉडी क्लियर्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। एवरीबॉडी वॉच माई वीडियोज़ शॉर्ट्स, बट नो वन सब्सक्राइब माई चैनल, गेटिंग। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, सो दैट मुझे भी लेक्चर बनाने को दिल करेगा कि भाई नहीं मैं कुछ कर रहा हूँ, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी